आप 23 नंबर से चुनाव लड़ने जा रहे हो। इस प्रभाग की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और आप उन समस्याओं का समाधान किस रूप से करोगे? डंपर की समस्या है और पार्किंग की समस्या है, इलीगल पार्किंग होती है वहाँ पे। राय मुर्दा से लोगों को आने की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की भी समस्या है। तो मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी है। समाज सेवा तो मेरे खून में थी, जैसे ऐसा लग रहा था मुझे, और मैंने वो धीरे धीरे चालू किया। मैं नरेंद्र मेहता जी से मिला और मुझे वो जज्बा और वो संघर्ष करने की शक्ति और जो ललक उनमें देखी समाज सेवा की, उसने मुझे प्रेरित किया कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाएंगे। इस क्षेत्र में आने से पहले मैंने मेरी पूरी व्यूह रचना बनाई है। मैं घर पे बैठने वालों में से नहीं हूं। या तो मैं इस क्षेत्र में आऊंगा नहीं, और आने का मैंने ठाना है तो मैं 24/7 लोगों को मेरी पूरी सहायता दूंगा, मेरा पूरा काम करूंगा, चाहे राय हो, मुर्दा हो, मोरवा हो या उसके आगे के गांव हो। और अभी तक मैं जान भी रहा हूं, मैंने बहुत सी चीज जाकर के देखी है वहां पे, और मैंने उन सब के ऊपर काम चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूं, मैं चाहे आ पाऊं या ना पाऊं इस महानगर पालिका में, लेकिन मेरा ये काम सतत चालू रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश सी कोठारी पर आप सभी का स्वागत। हम आपके सामने चुनावी कसौटी प्रोग्राम में आज एक नए शख्स के साथ हाजिर है, और वो शख्स पिछले 10 साल से समाज सेवा में सक्रिय है। मैं जहां तक उनको जानता हूं, पिछले 10 सालों से वो समाज सेवा में सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन इस बार चूंकि चुनावी कसौटी जो कार्यक्रम है वो मनपा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया हुआ है मेरे चैनल के जरिए, कि यहाँ जो भी दावेदार आते हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जो समाज में या प्रभाग में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में जिस शख्सियत को आपके समक्ष ला रहे हैं उनका नाम है निरंजन बोहरा। और वो कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, और उस प्रभाग में क्या क्या समस्या है, इन सब बातों का उनसे सिलसिलेवार हम सवाल जवाब करेंगे। तो निरंजन जी, आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं निरंजन बोहरा जैन समाज से हूँ, बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। छोटा सा परिवार है मेरा, 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियाँ हो गई हैं। मेरा लड़का और मेरी बहू और मेरे जवाई तीनों सीए हैं, और लड़की सीएस है। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, और छोटा सा टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस है। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। तो बोहरा साहब, आपने अपना परिचय तो दे दिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मनपा चुनाव में आगामी जो कुछ ही महीनों के भीतर होने जा रहे हैं, और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 11 तारीख को आरक्षण होगा, लेकिन फिर भी आप किस प्रभाग से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हो? आपकी दावेदारी कौन से प्रभाग को लेकर है? देखिए, मैं बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ और वही मेरा एरिया है, तो मेरी दावेदारी प्रभाग 23 से है, और मैं वहीं से अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। तो बोहरा साहब, आपकी पार्टी कौन सी रहेगी, या आपकी प्राथमिकता कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की है? देखिए, मैं शुरू से ही भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ, और मेरी प्राथमिकता भी भाजपा ही है, और मैं भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। तो आप 23 नंबर से चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आपकी वो इस प्रभाग की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है, या वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है प्रभाग की, उसको इफेक्ट करती है, और आप उन समस्याओं का समाधान किस रूप से करोगे? इस बारे में जरा अपना विश्लेषण दीजिएगा अपने प्रभाग का। डंपर की समस्या है और पार्किंग की समस्या है, इलीगल पार्किंग होती है वहाँ पे। राय मुर्दा से लोगों को आने की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की भी समस्या है, समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, हम समस्याओं में आने से पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो राजनीति को मुकाम बनाने का सोचा है, तो उसके पीछे आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहा, या किसी की प्रेरणा रही, या कोई गॉडफादर है आपका राजनीति में? देखिए दिनेश जी, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जो राजस्थान का सवाईमाधोपुर जिले में सिवाड़ नाम से मेरा गांव है। जब मैं वहाँ रहता था, तो मेरे पिताजी के साथ जब मैं रहता था, तो मेरे पिताजी वहाँ की ग्राम पंचायत में पंच थे, तो मैं उनके साथ आया जाया करता था। तो उसी वक्त से मेरे मन में ये
मैं जब वो समाज सेवा करते थे उसी वक्त से मुझे मेरे मन में ऐसा आया कि यार ये काम मैं भी कभी कर पाऊंगा क्या, मुझे भी करना है। वेरी गुड। तो मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी है। उसके बाद जब मैं शहर में आया तो मैं समाज सेवा तो मेरे खून में थी, जैसे ऐसा लग रहा था मुझे, और मैंने वो धीरे धीरे चालू किया। फिर यहाँ आने के बाद मैं नरेंद्र मेहता जी से मिला और मुझे वो जज्बा और वो संघर्ष करने की शक्ति और जो ललक उनमें देखी समाज सेवा की, उसने मुझे प्रेरित किया। और वही कारण है कि मुझे इस तरफ आना चाहा मैंने। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री बसंत कुमार जैन शास्त्री है। वेरी गुड। 96 ईयर ओल्ड है और पूर्ण स्वस्थ हैं और अपने सभी दिनचर्या पूरी स्वयं से कर लेते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद। भगवान आपके आदर्श को हमारा नमस्कार। और हम आगे बढ़ने से पहले आपको प्रभाग 23 की कुछ जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सवाल जवाब पे जाने से पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शक प्रभाग 23 से वाकिफ हो जाए। प्रभाग 23 मीरा भाईंदर के राय उत्तर मोरवा को बिलोंग करता है और भाईंदर वेस्ट का कुछ एरिया जो माहेश्वरी भवन के पीछे का, और इसमें कुल आबादी का अगर अपन जिक्र करें तो आज की तारीख में लगभग 50,000 के करीब आबादी है। 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद कोई जनगणना अभी तक हुई नहीं, तो ऑन एन एवरेज 50,000 के करीब आबादी है। और मतदाता सूची जो लेटेस्ट अभी आएगी मनपा चुनाव के मद्देनजर वो आएगी कुछ ही दिनों में। तब तक की जो जनसंख्या हमारे पास जो अप्रोक्स है वो है 32,000-33,000 के करीब। और अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो प्रभाग 23 में 40% के करीब मराठी और मछली समाज से रिलेटेड लोग हैं। 40% उत्तर भारतीय है और 20% अदर है। और अगर परिसमन की बात करें तो ये राई मुर्दा मोरवा में सदानंद नगर, मुर्दा खाड़ी, अंबेडकर नगर, मुर्दा गांव, राई गांव, मोरवा गांव, ये 40% के करीब का एरिया उधर का है। और 60% के करीब का जो एरिया जो 60% आबादी को बिलोंग करता है वो भाईंदर वेस्ट में है, जो माहेश्वरी के स्टार्ट से होते हैं, माहेश्वरी भवन है उसके पीछे का पूरा प्लेटिनम एरिया वगैरह वगैरह। और इस साइड आएंगे तो हम शमशान भूमि के करीब, मतलब ओवरऑल पूरब में वसई खाड़ी तक है। और फिर उसमें अगर वो मुर्दा महसूल और शिवाजी महाराज मार्ग से इधर लेंगे तो वो एरिया आता है। जदादर रखवी वाला, शमशान रोड वाला इस साइड का एरिया, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी मार्ग वाला पश्चिमी वो एरिया। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्ड है। और जब 2017 का चुनाव हुआ तो यहाँ चारों सीटों पे भाजपा ने कब्जा किया, लेकिन भाजपा का वोटिंग परसेंट इतना कोई हाईएस्ट नहीं था। हाँ, उनका वोट जरूर परसेंटेज वाइज देखने जाए तो 50 को क्रॉस करता था। और मनपा विधानसभा चुनाव की बात करें जो लेटेस्ट अभी गया, उसमें 17,401 वोट पड़े थे। नरेंद्र मेहता को 11,376 वोट मिले, जो 65% के करीब होता है। और मुजफ्फर हुसैन जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 3366 वोट मिले, जो 19% के करीब बैठता है। और गीता जैन निर्दलीय उम्मीदवार को 1713 वोट, जो 9% के करीब जाता है। ओवरऑल इस वार्ड को अगर विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो हम भाजपा प्रधान वार्ड कह सकते हैं। लेकिन अगला चुनाव, इस चुनाव में क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। अब हम अपना समस्याओं की बात करें तो आपने मोटे तौर पे प्रभाग की समस्याओं का जिक्र किया, और उसमें अगर ये देखने जाए तो प्रभाग 23 वेल डेवलप्ड एरिया है, प्रभाग है, बड़े बड़े टावर आ रहे, पार्किंग की समस्याओं का आपको जिक्र किया। लेकिन निरंजन भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डंपर की जो भर्ती हो रही है, 1-2 जन की मौत भी हो गई, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वहाँ के लोग परेशान है, ये शिकायत बार बार आता है, लेकिन उस पर कोई काम होता नहीं। अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो ये जो मोटी समस्या है, एक तो पानी की समस्या इसलिए है कि नए नए प्रोजेक्ट आ तो गए प्रोजेक्ट, लेकिन पानी का अभी तक वितरण का जो योजना है वहाँ बैठा नहीं है। और आपका एरिया जो झोपड़पट्टी एरिया को भी क्रॉस करता है तो वहां पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है अगर पानी की बात करें पर्टिकुलर। और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जाम की परेशानी है। पार्किंग का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि हर फ्लैट को पार्किंग मिलनी चाहिए, लेकिन पार्किंग का जो आरजी जोन थे वो तो लोग खा गए, डेवलपर खा चुके हैं, आरजी जोन बचा नहीं है।
और बाकी जो सिस्टम नया आया है पार्किंग का वो इतना सक्सेस है नहीं, जो ऊपर आपका जो भी है। तो आखिर आप अगर नगर सेवक बनते हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप पहले 100 दिनों में क्या करेंगे? देखिए कोठारी जी, आपने डंपर के बारे में बोला। डंपर की समस्या है, लेकिन अगर वो कायदे कानून से चलते हैं ना तो कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो कायदे कानून है उससे वो चल ही नहीं रहे हैं। जैसे कायदा है कि वो ऊपर से ढक के आने चाहिए, वो कोई देखता नहीं है। कायदा ये भी है कि जब वो वहां से भरनी करके निकले तो उसके बाद उनके टायर धुलने चाहिए, वो कभी होता नहीं है। होता है तो खाना पूर्ति होती है, फिर रफ ड्राइविंग उन लोगों की रहती है, वो चीज देखने वाला कोई है नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे मौका मिला इस महापालिका में आने का तो मैं ये सब चीज ठीक करूंगा, मैं खड़ा रह के ठीक करवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। दूसरी बात, आपने पानी की समस्या के लिए बोला। मानता हूं पानी की समस्या है, लेकिन उतनी समस्या नहीं है जो पहले के टाइम पे लोग पानी के नाम पर भाईंदर से चिढ़ा करते थे। हाँ, और ये समस्या जल्द ही दूर भी होने वाली है। हमारे कार्य सम्राट श्री नरेंद्र जी मेहता इस काम के पीछे लगे हुए हैं और जल्द ही 24 घंटे पानी हमारे शहर को मिलेगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं वो आज तक पूरे किए हैं। प्रभाग 23 अपने आप में एक अलग टाइप का प्रभाग है। इसमें दोनों एरिया आते हैं, वेल डेवलप एरिया जो आता है जो आपका भाईंदर वेस्ट वाला, और वो साइड आता है आपका झोपड़पट्टी वाला एरिया, और उसके बाद राई मुर्दा मोरवा। और वहाँ की समस्या साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ भी समस्या है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। साफ सफाई की बात करो, पानी का इधर प्रॉब्लम नहीं है, उधर प्रॉब्लम है। और दूसरी अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा जल भराव की वहाँ समस्या है, यहाँ पे नहीं है। आपका एरिया नया डेवलप हो रहा है, वो एरिया पुराना है, लेकिन वहाँ पे समस्याएं काफ़ी है। तो आपके प्रभाग का ही वो एरिया है। अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो आप दोनों अलग अलग क्षेत्रों को कैसे मेंटेन करेंगे, आपका जाना आना कैसा रहेगा? क्योंकि नगर सेवक जो रहता है अगर वो रोड पे बाहर निकलता है तो ही उससे समस्याओं से वो अवगत होता है, प्रभाग कार्यालय में बैठकर या प्रभाग के घूमकर। क्योंकि मीरा भाईंदर ऐसे भी 1 किलोमीटर में एक प्रभाग बसता है, उससे भी कम, लेकिन 1 किलोमीटर पे एक प्रभाग आराम से बचता है। 79 किलोमीटर का एरिया है और 95 नगर सेवक है, तो पौने किलोमीटर ही होता है हिसाब से। तो आपकी व्यवस्थाएं क्या रहेगी प्रभाग के दौरे की? आप रोज निकलेंगे या अपने लोगों की समस्याओं को, जब निकलोगे तो आपको समस्याओं का ज्यादा अवलोकन होगा, तो आप उस ओर क्या प्रयास करेंगे? इस क्षेत्र में आने से पहले मैंने मेरी पूरी व्यू रचना बनाई है। मैं घर पे बैठने वालों में से नहीं हूं। या तो मैं इस क्षेत्र में आऊंगा नहीं, और आने का मैंने ठाना है तो मैं 24/7 लोगों को मेरी पूरी सहायता दूंगा, मेरा पूरा काम करूंगा। चाहे राय हो, मुर्दा हो, मोरवा हो, या उसके आगे के गांव हो, या मेरा बिल्डिंग वाला एरिया हो, हर जगह मैं डे वाइज वहां पे जाया करूंगा, बिल्डिंग की समस्याएं जानूंगा, गांव की समस्याएं जानूंगा। और अभी तक मैं जान भी रहा हूं, मैंने बहुत सी चीज जा करके देखी है वहां पे, और मैंने उन सब के ऊपर काम चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूं, मैं चाहे आ पाऊं या ना पाऊं इस महानगर पालिका में, लेकिन मेरा ये काम सतत चालू रहेगा। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा महत्व है शिक्षा को, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंता हर परिवार को रहती है। और उसमें मानो या न मानो हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कार्य सक्षम नहीं बोला जा सकता। जो कार्य करने की पद्धति है वो बिलो एवरेज से भी कम है। मनपा संचालित स्कूलों की हालत सही नहीं है, और आपके एरिया में चूंकि 45% राई मुर्दा मोरवा आता है, वहां मनपा संचालित स्कूल है। इस एरिया में मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ स्कूल मनपा संचालित जो बड़ा सेकेंडरी स्कूल चलता है वो उस साइड रह जाता है। तो आपको, क्योंकि ओवरऑल पूरा मीरा भाईंदर के स्टूडेंट वहां जाते हैं, तो जो स्तर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शैक्षणिक का जो स्तर है, मनपा संचालित स्कूलों का जो स्तर है, मनपा संचालित दवाखानों का स्तर है, वो बिलो से कम है। उस ओर आप क्या प्रयास करेंगे? और क्या आपका एक दौरा आपके प्रभाग में हो चुका है, इसे भी ऐड कर लीजिएगा। और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। और मैं एक बार नहीं, 2 या 3 बार पूरा दौरा कर चुका हूँ मेरे प्रभाग का, और जो समस्याएं निकल के आई है, आपने बहुत सही पूछा है कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या डेवलपमेंट होना चाहिए।
गांव में मुर्दा मोरवा राई के अंदर और आगे भी वहाँ पे दवाखाने हैं म्यूनसिपलिटी के, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या क्या आई है कि वहाँ प्रसूति गृह नहीं है, जो महिलाओं को के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके लिए महिलाओं को या तो टिम्बा हॉस्पिटल आना पड़ता है या फिर ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। चार्जेस तो वो उसमें टाइमिंग का बहुत स्पेंड होता है कि आदमी एक महिला आदमी लेकर के उसको आएगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा और बहुत ही पीड़ादायक समय होता है। तो एक तो मेरी ये इच्छा है कि वहाँ पे एक प्रसूति गृह बनना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को एक बहुत अच्छा उनको एक रिलीफ मिले, वहाँ पे उनके परिवार को रिलीफ मिले। दूसरी बात आपने पूछी शिक्षा की, तो शिक्षा हमारे जो मनपा के स्कूल हैं वाकई उनके अंदर इस तरीके की कोई अच्छी व्यवस्था मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन चल रहे हैं। लेकिन मैं उसमें सुधार करने का वादा करता हूं कि एक अच्छे दर्जे के स्कूल वहां पे बने। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मैंने 2 दिन पहले रिक्शा में से मैं स्टेशन से आ रहा था, तो 2 स्टूडेंट उसमें बैठे थे, तीसरा मैं बैठा था। वो लोग क्या बात कर रहे थे, कह रहे यार हिंदुजा कॉलेज तो शिफ्ट हो रहा है वर्ली के अंदर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको पूछा बेटा शिफ्ट हो रहा है तो क्या मुश्किल हो जाएगी, क्या दिक्कत है, कॉलेज जाना है? बोले नहीं अंकल वो तो स्टेशन के पास था, चंडी रोड के पास था, अभी हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आज हमारे बच्चे युवा जो पढ़ने के लिए बॉम्बे जाते हैं, वहां के कॉलेज में जाना पसंद करते हैं, भीड़ के ट्रेन के धक्के पसीने से चूरम चूर बदबू में बेचारे पिसते हुए बॉम्बे तक जाते हैं। तो हम ऐसे कॉलेज स्कूल हमारे शहर में क्यों नहीं दे सकते, ये सवाल मेरे मन में आया। आज हमारे नेता कार्य सम्राट श्री नरेंद्र जी मेहता, इस तरफ उनका विजन है। उन्होंने कई बार अपनी स्पीच में बोला है कि हमारे शहर में क्यों नहीं इतने अच्छे कॉलेज हो सकते, हमारे शहर में इतने अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं हो सकते। उस तरफ उनका ध्यान है, वो कर भी रहे हैं और वो करेंगे भी। तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य को और आगे बढ़ाऊंगा। आपने बातें तो बहुत ही सही की है निरंजन जी, लेकिन आज के इस दौर में राजनीति में जो भरोसा होता है या राजनेताओं पे जो भरोसा आता है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनेताओं पे भरोसा करते नहीं, चाहे उसमें आप नए दावेदार आप जैसे आओ या पुराने स्थापित नेता आओ। तो ये जो भरोसे है उस भरोसे को कायम करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास रहेंगे? देखो मुझे मालूम था कि आप ये क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। राजनीति में आने का मतलब लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि ये पैसा कमाने के लिए राजनीति में जा रहा है। लेकिन मैं एक उदाहरण बनूंगा इस शहर का, अगर मुझे मौका मिला कि लोग अपनी भाषा चेंज कर देंगे, मैं इतनी पारदर्शिता लेके आऊंगा मेरे काम में। नगर सेवक निधि जो मिलती है उसका पाई पाई का हिसाब मैं मेरी जनता को दूंगा। मैं अभी हाल में विदेश गया था, वहां मैंने एक चीज देखी, हो सकता है हमारे यहां भी वो नियम होंगे लेकिन फॉलो होते हुए मैंने देखे नहीं है। एक सड़क वहां बन रही है, उसके यहाँ वहां पे एक तख्ती लगी हुई है, उस तख्ती पे लिखा है कि ये सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इस सड़क का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये कितने टाइम में बन के रेडी हो जाएगी, इसका बजट कितना है, सारी चीज वहां पे नागरिक जनता के लिए दी हुई है। हमारे यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज? मैं आकर के ये चीज करूंगा, इस चीज को मैं लेके आऊंगा, पारदर्शिता पूरी रहेगी, कोई को बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप चाहें तो 1 साल के बाद बनने के, अगर मैं आता हूं तो 1 साल के बाद मुझे आप बुला करके ये मेरा इंटरव्यू लेना और मेरे पूरे साल का ब्यौरा मुझसे लेना। बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये मैं इस पे मेरे दर्शकों से भी बात करना चाहूँगा। मीरा भाईंदर को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है, हर बार मेरा ये सवाल रहता है और जितने भी स्थापित नेता है हर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जरूर उठता है, जिसका जिक्र जाने अनजाने में निरंजन भाई ने छेड़ दिया। जहां भी सरकार का एक जीआर है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका संचालित कहीं भी कोई भी काम होता है विकास का, वहां एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये काम किसको ठेके में मिला, कितने रुपए में मिला, कितने समय में तैयार होगा और इसका कौन ठेकेदार है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं
कि मीरा भाईंदर की किसी भी साइट पे चले जाओ, ऐसा कोई बोर्ड मिलेगा नहीं। और यही सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ है। अगर ये बोर्ड लगता है तो लोगों के ध्यान में आएगा ये काम कब का है, इसका वर्क ऑर्डर कब का है, काम कब हो रहा है, कितने रुपए का काम है, कितने रुपए का काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे हमारे परिवहन मिनिस्टर ने, प्रताप सरनाईक जी है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ये सवाल उनसे था कि जीआर होते हुए इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मनपा आयुक्त को ये निर्देश दिए कि ये बोर्ड लगाने चालू हुए। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल उठाए, तो आपकी जागरूकता को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट लाया। और ये जीआर है, ये महाराष्ट्र सरकार का जीआर है। आप देखते नहीं हो वो अलग बात है, मतलब कहीं बोर्ड लगते हुए नहीं देखते हो, देखिए सरकार का जीआर है, विदेश की बात नहीं, यहां भी है, लेकिन यहां धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती है जीआर की। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अब हमारी बात जो युवा है और हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे आपके प्रभाग में आती है, आपके प्रभाग के युवा लोग, उनके लिए आप कुछ ठोस काम करोगे, क्योंकि मीरा भाईंदर धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। या धर्म की तो बातें बहुत होती है, लेकिन सामाजिक काम होता नहीं, शैक्षणिक या शिविर का आयोजन करते नहीं लोग। धर्म बहुत ही अच्छा है, हम उनकी अनुमोदना करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व है जो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे काम भी जरूरी होते हैं। और आप तो समाज के प्रतिष्ठित लोगों में आपकी गिनती होती है। तो मैं अगला सवाल आपसे भी विशेष तौर पर है कि आप समाज के साथ साथ ये सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा क्यों नहीं लेते हो, या उसको बढ़ावा क्यों नहीं देते हो, शिविर जैसे आयोजन क्यों नहीं करते हो, सेमिनार जैसी चीजें क्यों नहीं लाते हो। ऐसा कोई आपका मापदंड हो, इससे समाज जागरूक होगा और समाज की कई बीमारियां, स्वतः जो बीमारियां है, जो ज्वलन समस्या है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, या कोई रोड मैप है ऐसा करने का? देखिए, मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, और हमारे धर्म में एक बात को जो महत्वता दी जाती है कि हम मानव सेवा करते हैं। उसमें फिर जात पात धर्म नहीं देखा जाता है, हर वर्ग की सेवा होती है। और मैं अब तक जो समाज सेवा करता आया हूँ, वो मैंने इन सभी चीज़ों के लिए समाज सेवा की है। चाहे वो हेल्थ कैंप हो, मेडिकल कैंप हो, गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था हो, या उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था हो, या किसी की कोई भी समाज का हो या किसी का भी हो, उसके लिए कोई स्कूल की फीस की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि कभी कभी लोग मतलब अपने गांव जाने के लिए भी, टिकट के लिए भी कभी कभी बेचारे मांग करते हैं। तो हमारा जो संगठन है वो उस काम के लिए भी अग्रसर रहता है, वो भी हम करके देते हैं। अब आपने बोला कि महिलाओं के लिए जागरूकता की बात बता रहा हूँ कि आज भाईंदर एक बहुत बड़ा शहर बन गया है, और एक स्थान से दूसरे स्थान महिलाओं का आना जाना काम के सिलसिले में या अन्य काम के सिलसिले में आना जाना होता है। जो एक समस्या मैंने देखी और लोगों से मिलता रहता हूं, तो उन लोगों के द्वारा मुझे उस चीज का पता चला कि ये बड़ी ज्वलन समस्या है और कोई इसको उठा नहीं पा रहा है और कोई बोल नहीं पा रहा है, और महिलाएं भी नहीं बोल पा रही है। ये समस्या है कि आज जब महिलाएं अपने घर से कार्यस्थल पे आती हैं या किसी वर्क के लिए मार्केट जाती हैं, तो कुछ समस्याएं महिलाओं की होती है जो आप और हम नहीं समझ पाते। वो महीने में 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, बड़ी पीड़ादायक होती है। अगर वो मार्केट आ गई है तो उसको घर जाने का इंतजार रहेगा। अगर वो घर से निकल गई है, रास्ते में है, कार्यस्थल जाना है, वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा एक सुझाव है, और मैं करूंगा कि कुछ दूरियों पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमारा प्रशासन ऐसे टॉयलेट बनाए, हाइजेनिक टॉयलेट बनाए, जहां का मैनेजमेंट महिलाओं के हाथों में हो, जहां की सुरक्षा महिलाओं के हाथों में हो, जिससे कि महिलाएं अपनी समस्या का हल वहां जाके कर सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो महिलाएं आज के तारीख में सजग है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सजग नहीं है। इतनी हमारी महिलाएं नगर सेविका हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के काम करती हैं। तो ये चीज मैं उनके ध्यान में भी लाना चाहूंगा और मैं प्रशासन के ध्यान में भी लाना चाहूंगा, और अगर मैं आया, मुझे मौका मिला, तो मैं तो करके करूंगा ही करूंगा। बोरा जी, मैं आपसे इसी सवाल के काउंटर में एक सवाल करना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों खरबों रुपए की फंड जो आया, चाहे केंद्र से आओ, राज्य से आओ, चाहे BSUP योजना के थ्रू आओ, बुआरी गटर योजना के थ्रू आओ, और हर एक के नेताओं के कार्यकाल में आया, इसे इनकार किया नहीं जा सकता, चाहे वो पूर्व हो चाहे वो वर्तमान हो। करोड़ों रुपये आया, लेकिन जब ग्राउंड रूट पे हम नजर दौड़ाते हैं
तो वो चीज दिखती नहीं, वो काम दिखता नहीं। और वही सबसे बड़ा सवाल मीरा भाईंदर की जनता का है। और मैं यहाँ चूंकि जनता के लिए बैठा हूँ, जनता के सवाल आपसे कर रहा हूँ, उनके जो भी है उनके हिस्से के सवाल आपसे कर रहा हूँ, तो वो ये आपसे जानना चाहता है। वो मेरे से जिक्र भी करते हैं कि जो भी दावेदार आवे दिनेश जी, उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आप अगर आए तो आप क्या जनता के वो विश्वास में लेकर आपकी निधि का खर्चा करेंगे? नंबर 2, जो योजनाओं का फंड आता है उसका आपके प्रभाग में काम होता है, उस पर आप क्या ध्यान रख पाएंगे या उसमें क्या पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे? उस पर जरा अपना आपकी सोच जो आने वाले समय में जब आप नगर सेवक बनेंगे तो वो ध्यान में आवे कि आप उस पर मॉनिटरिंग कैसे करोगे। कोठारी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इसका मैंने पहले भी आपको बोला हूं कि पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो मैंने मेरे प्रभाग में लेके आऊँगा। और रही बात जो इतना करोड़ों का अरबों का जो फंड आता है म्यूनसिपलिटी के अंदर, देखो मैं अभी नया हूँ, अभी मैंने म्यूनसिपलिटी में पैर नहीं रखा है। मेरे इरादे बहुत पक्के हैं और दृढ़ इरादे हैं। मैं मेरे प्रभाग में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा और ग्राउंड लेवल पे काम दिखेगा, ये मैं मेरी गारंटी देता हूं आपको। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन मेरा प्रभाग मेरा घर है। वो जिस तरीके से मैं मेरे घर का संचालन करता हूं वैसे मैं मेरे प्रभाग का संचालन करूंगा और विश्वास दिलाता हूं मेरी जनता को और मेरे प्रभाग को कि मैं एक बार चुन के आ जाऊं, आपको पाई पाई का हिसाब मिलेगा और ग्राउंड लेवल पे काम भी दिखाई देगा आपको कि काम हो रहा है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं आपसे। बोरा जी, आपके मिशन को मेरा धन्यवाद, आपकी सोच को मेरा सलाम। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। जो भरोसे का जो आप बात करे हुए, बुरा कोई नहीं है, भरोसा नहीं है राजनेताओं पे, मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। तो आपकी बात का कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही लाजवाब है और इसी राजनीति उसी को कहते हैं, राजनेता उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, आज का दौर कुछ अलग हो सकता है लेकिन उसमें भी कई अपवाद है। तो हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उस उम्मीद का हिस्सा बनो और हम आपसे चाहेंगे कि आप अगर हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हो तो आप बेशक बेहिचक जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो, आपके प्रभाग प्रचार के तौर पर या आपकी उम्मीदवारी को लेकर या आपकी दावेदारी को लेकर, तो आप बेहिचक कह सकते हैं। और हमारे पास इत्मीनान से कहिएगा, हमारे पास बहुत समय है और समय आपको ले सकते हो, लेकिन आपकी बात लोगों तक पहुँचे, हमारा मकसद इस कार्यक्रम को करने के पीछे ये ही है। तो बोरा साहब, आप अपने संदेश जो मेरे दर्शकों को देना चाहे दीजिएगा। मेरे और आपके दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, चुन के आऊँगा या नहीं आऊँगा ये तो बात की बात है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो एक नई सोच लेके आपके बीच में आ रहा हो, जो एक अपनी ईमानदारी बीच में लेके आ रहा हो आपके पास, जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, जो इस प्रशासन से लड़के आपके काम करा सकता हो, ऐसी वो अपने अंदर इच्छा रखता हो, ऐसे आदमी को चुनना। और अगर मुझसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट आपको दिखता हो मेरे प्रभाग में कि नहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो आप उसको लेके आना और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा उसको लाने के लिए कि ये मेरे से अच्छा है। लेकिन मेरी नई सोच और मेरे इरादे और मेरे दृढ़ संकल्प को आप याद रखना कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कोई मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक चुनाव लड़के जीत के आना है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरे यहाँ से दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे पिताजी के साथ वो समय बिताया है जब वो एक निस्वार्थ भावना से गांव के अंदर चल चल के नालियां भी साफ करते थे। उनके साथ रह करके मैंने ये समाज सेवा सीखी है। कोई मैं आज के दौर को आप याद मत कीजिएगा कि जो आपने अपने मन में एक छवि बना रखी है राजनीतिज्ञों के लिए कि राजनेता का नाम लिया तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना। सब आप भी यही सोचते होंगे, मैं भी कभी यही सोचता था कि राजनीति में आदमी क्यों आता है कि उसको कुछ कमाना है। आपकी ये सोच मैं बदल दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैंने बार बार मेरे इंटरव्यू में बोला है कि मैं आपकी ये सारी सोच बदल दूंगा। मैं आपको एक उदाहरण दे करके आप याद करेंगे और ये पूरा शहर याद करेगा कि निरंजन बोहरा ने जो बोला वैसा किया और ऐसा ही
हमारा नगर सेवक होना चाहिए। आप सहित सभी उम्मीदवारों से, सभी दावेदारों से हम यही अपेक्षा लिए अपना एपिसोड यही खत्म करते हैं। शुक्रिया नरेंद्र बोहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपने विचार रखे। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह अपनी बातों पे कायम रहे और आपके सपने साकार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको बोलिए। आपने पूछा भी नहीं, और पूछा होगा तो स्किप हो गया, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। जो मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो हमारे मोदी जी के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रेरित है और उन्होंने बहुत सीरियसली उसको अपने अंदर उतारा है। आज मैं देखता हूं कि युवा अगर रास्ते में चलता है, अगर वो नाश्ता करता है तो उसका वो कागज है या कोई भी चीज़ है उसको रोड पे नहीं फेंकता है, उसको जेब में रख लेता है। फिर वो इंतजार करता है कि मुझे रास्ते में कहीं पे डस्टबिन मिल जाए तो मैं उसमें डाल दूं, लेकिन दुर्भाग्य से डस्टबिन नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि शहर स्वच्छ रहे, ये मेरी दिली तमन्ना है। और मैं चाहता हूँ कि 100-150 मीटर के फासले पे गीले और सूखे कचरे के छोटे डस्टबिन लगें, जिससे कि लोगों में एक आदत आए, युवाओं में तो है ही, बाकी और दूसरी जनरेशन है उनके अंदर भी आदत आए कि कोई भी कचरा है तो हम उसको डस्टबिन में डालें। उससे हमारा शहर और स्वच्छ होगा। हमारे शहर को 3 से 10 लाख की आबादी के अंदर पहला प्राइज मिला है स्वच्छता के मामले में, लेकिन उससे भी एक कदम आगे जाने की जरूरत है जो हमें करनी है, और उस दिशा में भी मैं काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो बहुत है, लेकिन इसी साथ समाप्त करते हैं अपने एपिसोड को। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू।